सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक आपके सम्मुख सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूँ। और ऐसा करते हुए मैं अपने आप को आपके साथ जुड़ा हुआ देख पा रहा हूँ। आज हम आपके साथ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के तृतीय सोपान के 29वें लेक्चर नंबर 29 को लेकर उपस्थित हुई, जिसमें आज हम इस लेक्चर में उत्पादन और सेवा, प्रोडक्शन और सर्विस के विषय में एक डिटेल एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि ये जो मानवीय व्यवस्था को कायम रखने के लिए जो उत्पादन और सेवा की व्यवस्था है, उसकी गहराइयों में जाके विश्लेषण करेंगे और देखेंगे इस व्यवस्था को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। चलते हैं, देखते हैं कि मानवीय व्यवस्था के इस परंपरा के निर्वहन में उसका सूक्ष्म विश्लेषण किस तरह हम कर पाते हैं इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए। इस चर्चा में जो मुख्य बिंदु होगा, उसमें जिनकी चर्चा हम करेंगे, वो है अचीवमेंट ऑफ द प्रोडक्शन एंड सर्विस सिस्टम टुडे। आज के उत्पादन की इस व्यवस्था का अचीवमेंट क्या है और आज का सेवा सिस्टम क्या है, और जो सिस्टम है उसमें क्या समस्याएं कानूनी रूप से मिलती हैं और उसका प्रभाव क्या है, उन समस्याओं का क्या संभावित सॉल्यूशन है, और उस दिशा में भी हम देखने का प्रयास कर रहे हैं कि इस व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए जो प्रयास है किए जा रहे हैं, वो किस दिशा में है और कितनी सार्थकता को प्रमाणित करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने चल रहे हैं अचीवमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस सिस्टम टुडे। आज की उत्पादन और सेवा व्यवस्था की उपलब्धियां क्या है, समस्याओं को हम देखने चल रहे हैं, किन बिंदुओं को हम देखने चल रहे हैं, पॉइंट्स टू इवैल्यूएट द एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन सिस्टम, जिनमें पहला पॉइंट है व्हाट आर द प्रोड्यूसिंग टुडे। आज किसका उत्पादन किया जा रहा है, जिन चीजों का उत्पादन किया जा रहा है क्या वे आवश्यक हैं या नहीं है, जिन चीजों का हम उत्पादन कर रहे हैं क्या वो इको फ्रेंडली और पीपल फ्रेंडली है या नहीं, इको फ्रेंडली या पीपल फ्रेंडली है कि नहीं, वो मानव को इस व्यवस्था में पोषण, सुरक्षा और सही उपयोग में उपयुक्त है या नहीं, या यह वातावरण को कोई भी हानि नहीं पहुंचाता है, या क्या स्थिति है। और इन दोनों के नेग्लिजेंस से जिन बिंदुओं की चर्चा की, इको फ्रेंडली और ह्यूमन फ्रेंडली, अगर इन चीजों का नेग्लिजेंस किया जा रहा है उत्पादन में आज के दिन में, तो इसका क्या प्रभाव है मानव पे और शेष प्रकृति पे। इन तीनों बिंदुओं की चर्चा करनी बहुत जरूरी है कि क्या हम आज कर रहे हैं, किस चीज को पैदा कर रहे हैं, क्या यह इको फ्रेंडली और पीपल फ्रेंडली है या नहीं, और अगर नहीं है तो इसका मानव पे और प्रकृति पे क्या प्रभाव देखा गया है। चलते हैं,
सबसे पहले हम जिन चीजों का उत्पादन कर रहे हैं उसका मानवीय व्यवस्था पर क्या उसकी उपयोगिता है, यूटिलिटी ऑफ प्रोड्यूस। अगर हम आज की वर्तमान व्यवस्था का एक पूर्णतया अवलोकन करें तो हम पाते हैं कि हम कई ऐसी चीजों का भी प्रोडक्शन कर रहे हैं जिसका हमारे पोषण, सुरक्षा और सही उपयोग से कोई संबंध, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। बशर्ते इसकी वनस्पति वह मानवीय व्यवस्था को डिग्रेड करने का काम कर रहा है। जिस शरीर में मैं रहता हूं उस शरीर के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, तरह तरह के इन चीजों का जो उत्पादन हो रहा है वह वर्तमान में मानवीय व्यवस्था को दिग्भ्रमित कर रहा है। कई चीजों का उपयोग आज हमें जो दिखाई दे रहा है वह लोगों को उसका प्रयोग फैशन में आने के कारण या अपना प्रभाव को स्थापित करने के कारण या इससे बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था को संचालित करने के कारण इसको यूज करने वाले अपने को इसका लाभ बता के या तमाम तरह के कारण को गिना के इस चीज का उपयोग कर रहे हैं और कई कारण बता के लोग इसका उत्पादन कर रहे हैं और जिनका मुख्य उद्देश्य है इन तीन प्रकार पैसे को कमाना। इस तरह की चीजें सीधे हमारे सेंस पे, हमारे मेंटल सिस्टम को प्रभावित करती है, सेंस ऑर्गन को प्रभावित करती है और रोध पैदा करती है। यह एक बड़ी सामाजिक समस्या है। यह व्यक्ति के शरीर के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो जो ये चीजें हैं इनकी उपयोगिता पे हम चर्चा करेंगे। तो जहां एक ओर ये अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, दूसरी तरफ मानव को दुख और रोग की दिशा में ले जाने का प्रयास कर रही है। तमाम तरह के समाज में क्राइम इन्हीं चीजों के सेवन के कारण, क्राइम की वृद्धि का एक कारण इनका सेवन भी है। यही एक कारण भले न है लेकिन एक प्रमुख रूप से ये कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर जिन चीजों का उत्पादन हम ऐसा कर रहे हैं जो इको फ्रेंडली नहीं है, नेचर के साथ मित्रवत व्यवहार से नहीं है, तो यह भी हमारे स्वास्थ्य को बहुत तेजी से प्रभावित कर रही है। हम प्रोडक्शन उत्पादन में, अन्न के उत्पादन में, फूड के उत्पादन में, वेजिटेबल्स के उत्पादन में जिन चीजों की आवश्यकता खाने के लिए जरूरत है, ऐसी चीजों के उत्पादन में, अधिकाधिक उत्पादन के लिए हम सीमा से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं। कीटनाशक दवाइयां, विभिन्न तरह के इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर, जहां ये उत्पादन को तो बढ़ाती है, वही ये जमीन की फर्टिलिटी को खत्म कर देती हैं और उसमें इस तरह के केमिकल के अंश आ जाते हैं जो संपूर्ण मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। दूसरा है
और ऐसा करना निश्चित रूप से इस वातावरण के साथ नहीं करना है, क्योंकि यही जब पानी बरसता है तो इसी खेतों से होकर मिट्टियों से होते जाता है, तो यही पेस्टिसाइड वगैरह भूल के नीचे जाता है और फिर अंडरग्राउंड में जब जाता है तो उसी को निकाल के हम पीते हैं। विभिन्न प्रकार की जो इंडस्ट्रियां काम कर रही है उनका जो बाई प्रोडक्ट है, अवशिष्ट पदार्थ है केमिकल के रूप में, वो नदियों में डिस्चार्ज होता है, धुएं वगैरह हवा में डिस्चार्ज होते हैं, तो ये पानी को और वातावरण को दोनों को प्रदूषित करता है। हमने नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का बहुतायत प्रयोग किया है। हम जानते हैं कि प्लास्टिक जो है इसमें मिल नहीं पाता, उसी अवस्था में रह जाता है, और इतनी ज्यादा मात्रा में हम करते हैं प्रयोग, सीमाओं से ज्यादा प्रयोग करते हैं कि यह पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए अभिशाप बन चुका है। ये जो 3 समस्याएं हैं, जिन चीजों का मैं उत्पादन करता हूं, अगर वो इको फ्रेंडली नहीं है तो यह वातावरण को प्रभावित करता है, पर्यावरण को प्रभावित करता है, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट होता है, लैंड की फर्टिलिटी घटती है। तो इन चीजों से कदाचित यह पूरा सिस्टम ही कलंकित होता है। पीपल फ्रेंडली, ह्यूमन फ्रेंडली की बात कर रहे हैं। अगर कोई उत्पादन पीपल फ्रेंडली नहीं है, ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है, तो इन परिस्थितियों में जो श्रमिक हैं, तो श्रमिकों को मशीन के हिसाब से, मशीन की तरह कार्य किया जा रहा है, उनका कोई इंटरेस्ट उसके साथ नहीं किया जा रहा है। आप काम ले रहे हैं, आपने देख लिया है, काम ज्यादा करवा रहे हैं, बेच कम दे रहे हैं, फायदा ज्यादा कमा रहे हैं, और उससे फायदा से कमाने के बाद जिन चीजों का आपने संकलन किया सब छोड़ के चले भी जा रहे हैं, कोई बांध के भी नहीं ले जा रहे हैं। तो अब आदमी जो है, जो वर्कर वहां काम कर रहा है, उस उत्पादन में जो लगा है इस तरह की चीजों का, और जहां पूरा श्रमिक के अधिकारों का पूर्ण रूपेण पालन नहीं हो पा रहा है, जबरदस्ती शोषण हो रहा है, ऐसी परिस्थितियों में आदमी मन लगा के काम न कर मशीन की तरह काम कर रहा है, जिससे उत्पादन की वस्तुएं भी प्रभावित हो रही है। ऐसा काम करते हुए देखा गया है आज के समय में जो ये मनी सिस्टम है, इसमें सही वेज नहीं दिया जा रहा है। कितना मिनिमम वेज फिक्स किया जाए, कितना न्यूनतम एक दिन का वेतन दिया जाए, वह भी नहीं दिया जा रहा है, जिससे वो अपने जीवन को संपन्नता के साथ सभी सुविधाओं का उपयोग कर सके। जो बेसिक फंडामेंटल फैसिलिटी है उसका वो उपयोग कर सके, ऐसी व्यवस्था नहीं प्राप्त कर पा रहा है। देखिए, आज के दिन जो वर्तमान में व्यवस्था, उत्पादन की व्यवस्था है, सिस्टम, पोषण और सुरक्षा और सही उपयोग के शरीर के लिए, उसका जो निगेटिव, नकारात्मक रिजल्ट आ रहा है, आउटकम है, वह पोल्यूशन, रिसोर्स डिप्लेशन, सड़क बहुत बन रहे हैं, पर्वत, पहाड़, पठार अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हम देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू क्लाइमेट में चेंजेस आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल डिस्टर्ब हो गई है, नदियां प्रदूषित हो गई हैं, और यह पोल्यूशन हर जगह,
हवा, पानी, मिट्टी, नदियां, सब ओजोन लेयर में डिप्लेशन हो गया है। ओजोन लेयर में डिप्लेशन के कारण इंफ्रारेड रेडिएशन नीचे आ जा रही है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अंदर आ जा रही है। इंफ्रारेड रेडिएशन बाहर नहीं जा पा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, पोल की जो आइस है वो पिघलती जा रही है, ग्राउंड वाटर लेवल बहुत तेजी से नीचे की तरफ घटता जा रहा है। ये जो इस व्यवस्था का निगेटिव आउटकम है जिसको देख लिया जाए, ये इस पूरी व्यवस्था में नेगेटिव डायरेक्शन में ले जा रहा है। तो क्या हम सोच पा रहे हैं कि हम मानवीय व्यवस्था और विकास को बढ़ा रहे हैं या व्यक्ति को विनाश की तरफ ले जा रहे हैं? देखिए, और इनके कारण जो वेस्ट निकल रहा है अपशिष्ट इंडस्ट्रियों के कारण या यूज कंज्यूम होने के बाद जो नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम है, वो जो वेस्ट है, ऑल द वेस्ट विच आर नॉट यूज्ड आर नॉट यूजेबल, जो प्रयोग नहीं किया जाता या प्रयोग करने योग्य नहीं है। टेकिंग केयर ऑफ वेस्ट इज बिकम अ मेजर इशू। इसका बहुत, इसको बड़े पैमाने में सोचे जाने की जरूरत है। देखिए, रिफ्यूज, रीयूज, रिसाइकल, ट्रिपल आर की थ्योरी अगर बायोडिग्रेडेबल है, जरा सा सोचे दिमाग से, योर कंजम्पशन, योर रिलेशनशिप विद थिंग, आप जिन चीजों का उत्पादन करते हैं उससे आपके संबंध क्या है, किस चीज के लिए करते हैं, क्या वो सबको सुख प्रदान करने वाले हैं, क्या हम नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पे उसका उत्पादन कर रहे हैं, उसको सोच पा रहे हैं। डू नॉट बाई ए प्रोडक्ट इफ यू डू नॉट नीड इट। कोशिश करें उन चीजों को न खरीदें जिसकी जरूरत न हो, और इफ इट इज बैड फॉर द एनवायरमेंट, उन दो चीजों को न खरीदें। सोचे जरा, आज की भी वर्तमान व्यवस्था में अगर हम सही रूप से इसमें चेंजेस लाना चाहते हैं तो मुझे बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा, क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे। जो आवश्यकता हो उसी को खरीदे, और आवश्यकता न हो तो न खरीदे। देख लो बहुत ध्यान से। और दूसरी बात, वो चीज न खरीदे जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा हो। कट डाउन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यू यूज एज मच एज यू कैन। जिन सुविधाओं का प्रयोग आप करते हो, उन, अगर आप समझते हैं कि मैं सीमाओं से ज्यादा उपयोग करता हूं तो अपने एक्सपेंडिचर में कमी करें, उन चीजों का कम से कम प्रयोग करें। Reprocess a material or product and make the something else। अब मान लीजिए कपड़ा पहन रहे हैं, पैंट खराब हो गई, बहुत पुराना हो गया है, तो उसका झोला बनाया जा सकता है, दूसरी बात बनाई जा सकती है, उसका दूसरा उपयोग किया जा सकता है। तो मैक्सिमम यूज करें। जब मैक्सिमम यूज करेंगे तो आप कम से कम जो है उसको खरीदने जाएंगे, तो उसका उपयोग ये बहुत जरूरी है। आज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में जो बहुत चीजों के खरीदने का की प्रवृत्ति मेरे अंदर भी और आपके भी अंदर हो गई है, यह पर्यावरण को बहुत नुकसान देने वाली है। कितने चीजों का बनाएं, अगर जो चीज आपके पास है, जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप जिससे मैं आपको मुखातिब हूं, तो ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत पैसा तो थोड़ी गड़बड़ी है, नया मॉडल आ गया, इसको रिप्लेस कर दूं, इसका अधिकतम उपयोग करूं। अगर ये बिगड़ जाता है इसको रिपेयर करा दूं, रिपेयर करा के चला दूंगा तो कुछ दिन लंबे समय तक चला दूंगा, तो इसकी कंजम्पशन, खरीदने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी।
इसलिए जो इसका वेस्ट है ये कम हो जाएगा। और फिर अगर ये इसके बाद भी ये एकदम खत्म हो गया है तो इन सारे प्रोडक्टों को अलग करके इसके रिसाइकल की पद्धति बना लें। तो अगर इस तरह से कर सकते हैं तो जो पर्यावरण को होने वाला नुकसान है, मानवीय परंपरा में जो निगेटिव इम्पैक्ट है, उस निगेटिव इम्पैक्ट को समाप्त तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। देखिए, इफेक्ट ऑन ह्यूमन एंड नेचर, इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी, जो कई रोग हैं जिसको आजकल हम फेस कर रहे हैं, यह केवल किसी चीजों का सीमाओं से ज्यादा फास्ट फूड बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। फास्ट फूड आज की फास्ट लाइफ में एक फैशन सा बन गया है। मोटापा जिसके कारण आता है और वो मोटापा गंभीर बीमारियों को जन्म देता है। ठीक है, अब चूंकि फास्ट फूड इतनी ज्यादा मात्रा में बन रहे हैं, अगर वो पूरे बिक नहीं पाएंगे, डेट एक्सपायर है, तो वो फेंक दे जाएंगे वेस्ट में, तो ये जो एनवायरमेंट को पोल्यूट करेगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है, किस चीज का कितना उपयोग, कितनी मात्रा में, कितना उत्पादन किया जाए। जरूरत से थोड़ा ज्यादा, अब जरूरत हमको 5 शर्ट है, 100 शर्ट लेके बैठ गए। अब 100 शर्ट को धोने के लिए उतना डिटर्जेंट चाहिए, उसकी व्यवस्था हो, फिर पानी उतना पोल्यूटेड हो, पृथ्वी पे क्या प्रभाव पड़ता है इसका। मेनी स्पीसीज हैज बिकम एक्सटिंक्ट एंड मेनी मोर आर इन डेंजर। जिस नदियों के पानी को इंडस्ट्रियों के माध्यम से हम पोल्यूटेड कर रहे हैं, जितने समुद्री जहाज समुद्र के सतह पे तैर रहे हैं और ये पानी जाके समुद्र में मिल रहा है, वाटर स्टोरेज सिस्टम में जा रहा है, तो इसको वो जलीय जानवर उनकी जिंदगी डेंजर में है, और उस सी फूड को जो लोग खाते हैं वो सीधे उसके कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं। इनके जो नदियां पोल्यूटेड होती हैं, अगर हम रिवर गंगा का एग्जाम्पल लें, हरिद्वार से चलने के बाद बड़े शहर कानपुर में आती है और टेबरियों का पानी जो उसमें जाता है, और उसके बाद नदी के किनारे जो सब्जियों की खेती होती है, उसमें उत्पादन होने वाले सब्जियों में लेड की मात्रा बहुत अधिक होती है, हार्मफुल एलिमेंट्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, वो स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित करते हैं। और जो अच्छा, उस गंगा नदी में जो जलीय जीव हैं उनका जीवन भी खतरे में है। मैं सोच नहीं पा रहा हूं, उनसे मैं नहीं रहा हूं, वो भी मेरे संबंधी है, मेरी सुविधा के लिए है, और मैं जो है इस बात को नहीं कर रहा हूं, पर कंसिडरेशन में नहीं ला रहा हूं। कंटिन्यूअस रिडक्शन एंड डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ड्यू टू ओवरयूज। इन चीजों का सीमाओं से ज्यादा अगर मैं उपयोग कर रहा हूं, तो जो भी रिसोर्स उपलब्ध है उसको मैं प्राकृतिक रिसोर्स को बहुत जल्दी समाप्त कर दे रहा हूं, और जब ये समाप्त हो जाएगा फिर मैं कहां जाऊंगा। मेनी ए टाइम मिस यूटिलाइजेशन, बिना मतलब का मोटरसाइकिल पे बैठ के पूरे शहर में टहलना, कितना कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ा निकल रहा है, तो पृथ्वी के अंदर से ये निर्धारित मात्रा में है, जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर कहां जाएंगे, क्या करें, कैसा करें, कितना यूज करें, कितना खरीदें। जहां ये प्रेजेंट सिस्टम कुछ लोगों को बहुत ज्यादा चीजों को कर दिया है सुविधाओं का, और सुविधाओं को प्रयोग करके सीमा से ज्यादा बहुत ज्यादा प्रदूषण दे रहे हैं, बहुत ज्यादा इस दुनिया में प्रभाव डाल रहे हैं। वही एक बड़ा तबका ऐसा है जो कॉमन मिनिमम फैसिलिटी को भी नहीं प्राप्त कर पा रहा है, निम्नतम सुविधाओं को भी नहीं प्राप्त कर पा रहा है।
और एक बड़ी असमानता का कारण बन गए थे। निदान क्या है इसका? सोल्यूशन भी देखने की दिशा में हम चल रहे हैं, और इस सोल्यूशन की कड़ी में मैं आगे चल रहा हूं और देख रहा हूं सोल्यूशन है इसका एनर्जी, लैंड यूज, कहाँ का, शहरी, ग्रामीण, रोड, बिल्डिंग, हवा, पानी, जंगल, मिट्टी, माइनिंग और लोकलाइजेशन। निदान देखिए इन चीजों में अलग अलग पॉइंटों में है, इनको देखने चल रहे हैं, एनर्जी को देख रहे हैं। एनर्जी के स्रोत क्या है? गैसीफायर विथ बायो प्रोडक्शन ऑप्शन, बायोगैस, वुड, एनिमल पावर, ह्यूमन पावर। हम बायोगैस का उपयोग कर सकते हैं, जानवरों से निकलने वाले वेस्ट का उपयोग करके, लकड़ियों का उपयोग करते हैं, एनिमल पावर का प्रयोग करते हैं, मिल्क, घास, और ह्यूमन पावर जो है बाइस्किल, रिक्शा एंड सो ऑन। एनर्जी के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। लैंड यूज, फॉरेस्ट, वेटलैंड, ग्रेसलैंड, कम्युनिटी फॉरेस्ट, फार्मिंग लैंड, फार्म लैंड फॉर फूडर एंड एनिमल रियरिंग फॉर मीट, डेजर्ट लैंड और वन। लैंड का यूज जो है चीजों के लिए होता है, जंगल में वेट लैंड जहां पानी वगैरह से है, ग्रास लैंड जहां घास वगैरह रहती है, ग्रेजिंग लैंड जानवरों को चरने के लिए, कम्युनिटी फॉरेस्ट लोगों के लिए जो पेड़ वगैरह है, आम का वगैरह वगैरह जो फल वगैरह देते हैं, फार्मिंग के लिए गेहूं, चावल, इसके प्रोडक्शन, तेल वगैरह के प्रोडक्शन के लिए जो भी जमीन है, फार्मिंग लैंड जो है अपने पालतू जानवरों के लिए, गांव के लिए, कुछ जमीनें जो है डेजर्ट है, रेगिस्तान है, और अर्बन के एरिया जो है, इन चीजों को लिए लैंड यूज है। प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन इसके लिए क्या है? देखिए इंडिया की जो टोटल एरिया है वो स्क्वायर किलोमीटर में दे रही है, और स्क्वायर किलोमीटर में जो एवरेज रेनफॉल है 1890 mm है, मिलीमीटर है। टोटल एनुअल रेनफॉल जो है 2925 क्यूबिक किलोमीटर है, और आदमी जो है टोटल जो शहरी और ग्रामीण टोटल उसमें से 230 क्यूबिक किलोमीटर पानी का ही प्रयोग करता है। वाटर का स्टोरेज कहां है जरा देख लें। फॉरेस्ट में, पेड़ों के रूट्स में है मैक्सिमम, ग्लेशियर में थोड़ा है, माउंटेन्स में थोड़ा है, अंडरग्राउंड वाटर जो रिजर्वायर है उसमें है, लेक्स में है, पॉन्ड्स में है, फॉरेस्ट में है, फार्मिंग लैंड में है, और नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर किसके द्वारा होता है इन सबको ये भी मैं जानता हूं कि रेन के थ्रू, बरसात के थ्रू, नदियों के थ्रू, अंडरग्राउंड वाटर को रिसोर्स करने के लिए इन वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस डिस्ट्रीब्यूशन को बनाए जाने की जरूरत है। सोचें मैक्सिमम कौन करता है? फॉरेस्ट। वाटर स्टोरेज मैक्सिमम, वाटर स्मॉल ग्लेशियर, मिनिमम बॉक्साइट माउंटेन्स। सोचिए पेड़ों को ही हम काट रहे हैं, क्या स्थिति है? अगर हम अपने बचपन से आज की तुलना करें
तो हम देख पाते हैं। बस इतने ही समय में, आज मैं 50 साल का हूं, 15 साल के बाद मैं चीजों को कायदे से समझने लगा, देखने लगा। तो इस 35 सालों के अंतराल में मैं देख रहा हूं तो 90% पेड़ कट चुके हैं मेरी एरिया में। अब इसी अंतराल में इसके पौधे कितने कटे होंगे, और जैसे जैसे समय जितनी तेजी से कट रहे हैं, पेड़ केवल कागजों के ही लग रहे हैं। वर्तमान व्यवस्था भ्रष्टाचार की हम देख ही रहे हैं। तो इस हिसाब से पूरी मानवीय व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में जा रहे हैं या कमजोर करने की दिशा में जा रहे हैं। जो हम आज की वर्तमान अर्थव्यवस्था के दौर में पैसे के और सुविधाओं के स्टोर के अंधी दौर में जो हम दौड़ रहे हैं, और ऐसा करते हुए मैं सुख के लिए कर रहा हूं और सुख प्राप्ति भी नहीं कर रहा हूं। और अगर पूरी व्यवस्था जो मैंने सुख को कंटिन्यू करने के लिए जो रिसोर्स है, उस रिसोर्स को मैं नाश कर रहा हूं, तो मेरी स्थिति तो उसी कालिदास की है कि जिस डाल पर बैठा हूं उसी डाल को काट रहा हूं। देखिए, ये जो आंकड़े हैं 2014 के हैं, और देखें कि क्या क्या है। इंडिया में जो एवरेज रेनफॉल है वह एरेटिक हो गई है पूरी। टू 2014 में 59% ही पानी बरसा। टोटल एनुअल ह्यूमन वाटर जो चाहिए 230 क्यूबिक किलोमीटर, इंक्रीजिंग indiscriminating use of urban areas, dumping of waste in river, ground chemical farming, heavy machinery, reduced biodiversity। जो इनके अपोजिट काम कर रहे हैं, रेड कलर में दिया गया है कि जहां जहां पानी जिनका उपयोग करते हैं, शहरों में सीमाओं से अधिक उपयोग है, इनएप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर सिस्टम है, पूरा जो वेस्ट मटेरियल गांव शहरों का निकल रहा है वो नदियों में जाके डंप कर दिया जा रहा है, भेजा जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन है, फार्म्स लैंड को हार्ड बनाया जा रहा है फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज करके, ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है, माइनिंग के द्वारा बॉक्साइट वगैरह की जो टोटल एरिया है वो कम कर दी जा रही है। फिर देखिए पानी का क्या स्थिति होगी, पूरा बरसात का सिस्टम ही डिस्टर्ब हो गया है। इस परिस्थिति में दोनों जगह नदियों में पानी कम हो जाने के कारण, तालाब जल्दी सूख जाने के कारण अंडरग्राउंड लेवल और ज्यादा से ज्यादा पानी जमीन की सीमाओं से निकाल देने के कारण अंडरग्राउंड वाटर बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। ये जो अननेचुरल स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है, डैम्स एंड कैनाल्स, यह भी एक बड़ी समस्या पैदा कर रहे हैं। देखिए इस पूरी स्लाइड को कि मेरे देश भारत में जो रेनिंग सिस्टम है क्या है, कितना है और कहाँ है, किन किन एरिया में क्या है, कितना हो सकता है। नॉर्मल है, डिफिशियंट है, किस परिस्थितियों में है। देखिए ये 2013-14 के आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि किस तरह से हमने सिस्टम को टोटली डिस्टर्ब कर दिया है। देखिए इस डेटा को ध्यान से, और इस डेटा को देखने के बाद इसको समझने की कोशिश को देखने में बहुत तरह से
वाटर टेबल ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसको बहुत ध्यान से देखिए कि पानी की स्थिति कहाँ है। रेड जोन आप देख रहे हैं बड़ी तेजी से डेवलप हो रहा है। वाटर टेबल हैज फॉलन ग्रेटर देन 4 मीटर। 1997 से 2006 तक का एक सर्वे आंकड़ा है कि पानी का लेवल 4 मीटर नीचे चला गया है। 2013 का एक आंकड़ा है 5723 ग्राउंड वाटर ब्लॉक इन अ कंट्री है। इसमें से 1615 या एवरेजली 29% वाटर लेवल उनकी क्रिटिकल स्थिति में पहुंच गई है। वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है, पानी की सप्लाई बहुत मुश्किल हो गई है। नदियों के पानी को मैं प्रदूषित कर ही दिया हूं। 2028 तक 60% के आसपास 5723 में 5723 ग्राउंड वाटर ब्लॉक जो है कंट्री में टोटल, इनमें 60% टोटली क्रिटिकल लेवल में पहुंच जाएंगे। पानी की बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अगर मैं पृथ्वी के बचाने की दिशा में आगे नहीं बढ़ूंगा तो एक दिन इस मानवता का अंत होना एकदम हो जाएगा निश्चित रूप से। एक एस्टिमेशन है कि 230 क्यूबिक किलोमीटर वाटर देश में यूज होता है, जिसमें 60% इस टोटल का 60% ऑफ इरिगेटेड एग्रीकल्चर, 80% ऑफ रूरल अर्बन वाटर सप्लाई, जिसमें 60% कृषि लैंडों को भरने के लिए, सिंचाई के लिए, और टोटल का 80% रूरल और अर्बन एरिया में पानी की सप्लाई के लिए। 5723 ग्राउंड वाटर ब्लॉक है देश में। 1615 29% के पास सेमी क्रिटिकल, क्रिटिकल और ओवर एक्सप्लॉइट कर दिए गए हैं। 60% लोग जो वाटर ब्लॉक्स हैं वो 2028 तक खत्म हो जाएंगे अगर ये ट्रेंड चलता रहा जिस हिसाब से हम चल रहे हैं। जो ग्राउंड वाटर की कैपेसिटी है टोटल स्टोर करने की, वो 433 बिलियन क्यूबिक मीटर है हमारे देश में। विश्व बैंक जो है, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका लिंक यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि इस पे तुरंत इमीडिएट करेक्टिव मेजर्स लिए जाए। इस दिशा में कार्य करने की तुरंत आवश्यकता है, नहीं तो आने वाले समय में इस दुनिया में गंभीर संकट पैदा होने वाला है, और ये संकट जो है हमारे दरवाजों पर खड़ा हुआ है। ये जो वर्तमान मानवीय व्यवस्था में हम जी रहे हैं, क्या ये चीजें हैं या नहीं? क्या हम इसको देख रहे हैं कि नहीं? क्या हम इसके करेक्टिव मेजर की दिशा में बढ़ रहे हैं कि नहीं? अब हम ये चर्चा करना चाहते हैं कि कुछ लोग जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, और जब इन समस्याओं की हम चर्चा करते हैं तो मुझे ये भी बताने के लिए बताने में गर्व की अनुभूति होती है कहाँ ये मेजर लिए जा रहे हैं। फार्म लैंड विलेजों में नेचुरल फार्मिंग की व्यवस्था की जा रही है। सुभाष सरगम है महाराष्ट्र में, इस दिशा में काम कर रहे हैं। ग्रास लैंड, एलन रॉय का एक वीडियो है, देखिए आप, 18 मिनट का है। रिवर्सिंग डिजर्टिफिकेशन, ग्रासलैंड में डेजर्ट को कम करने की दिशा में काम करते हैं।
15 hectares to 5 continent, 15 mm hectare. Forest and wetland contribute to its right utilization, production and enrichment. सही उपयोग, सुरक्षा और संवर्धन किसका? जंगलों का और वेटलैंड का। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, राइट मैनेजमेंट, कितना उपयोग किया जाए पानी के। अनुपम मिश्रा राजस्थान में इनका प्रोजेक्ट चल रहा है, काम कर रहे हैं। और कर्नाटका, बेंगलुरु, कर्नाटका के विजयनगर, बेंगलुरु में भी इस दिशा में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का कार्य चल रहा है और ये बड़े पैमाने पर किए जाने की जरूरत है। हमारी सरकारें भी इस दिशा में प्रयास कर रही है। देखिए एग्जाम्पल एक दे रहे हैं, इस एग्जाम्पल को देख लें और इससे क्या बात निकल के सामने आती है। एक सिंपल स्टडी की तरफ चल रहे हैं। सोरभा है, एक जगह है बेंगलोर में, साउथ पार्ट में विजयनगर, साउथ पार्ट ऑफ बेंगलोर है। एक प्लॉट एरिया है 2400 स्क्वायर फीट का, 40 फीट बाई 60 फीट की एरिया है। इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया है 1995 में। और ये पूरा सिस्टम जो है इसके अंदर पूरा रेन वाटर पे ही डिपेंडेंट है। जो भी बरसात से पानी निकलता है उसी पानी को इकट्ठा करके यहाँ की सारी चीजें उगाई जाती हैं। हर चीज इसके अंदर रेनफॉल है, कलेक्शन कितना है दिखाया दे रहा है आपको। आवश्यकता से ज्यादा पैदा होता है और जो बचता है उसको ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग सिस्टम में लगता है। देखिए क्या व्यवस्था है। अगर इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए तो हम ग्रीनरी डेवलप कर सकते हैं। फोटो उसका उसके साथ लगा हुआ है। सोचने, जानने और समझने की चीज है। इसकी कंस्ट्रक्शन में भी जितना पानी लगा है इसकी ही उपयोग से यही से लाया गया है। हम जानते हैं कि मैं और शरीर से अस्तित्व में रहता हूं। हर लेक्चर में इसकी चर्चा मैं करता हूं और मुझे सुख और समृद्धि की निरंतरता चाहिए, जबकि शरीर को सुधरना ही चाहिए। शरीर मेरा औजार है मेरे मोक्ष की प्राप्ति के लिए, सुख और समृद्धि की निरंतरता, टू बी लिव इन स्टेट ऑफ हार्मोनी में रहने के लिए। जहां शरीर की आवश्यकता सुविधाएं हैं वही मेरी आवश्यकता सही भाव और सही विचार है। और ज्ञान के द्वारा सुख और समृद्धि की निरंतरता की प्राप्ति है। सुविधाओं से मुझे सुख नहीं है। इन सुविधाओं का कितना उपयोग किया जाए, अत्यधिक दोहन से बचा जाए, रिसाइकिल, रीयूज की जो RRR की जो थियरी बताई गई उस हिसाब से काम किया जाए। इस पूरे डिस्कशन में अगर इनको ध्यान से देखें तो समस्याएं भी गिनाई गई और उसके निराकरण के रास्ते भी दिखाए गए। देखा जाएगा किस तरह से सुविधाओं का हम प्रयोग करें जिससे अनवरत लंबे समय तक पूरी मानवीय व्यवस्था को कंटिन्यू करने के लिए यह चलती रही। देखिए, समझिए और जानिए। अंतिम स्लाइड को देखें। फिजिकल फैसिलिटी रिलेटेड टू कॉमन नीड है इंटेक, क्लॉथ हाउस, रोटी कपड़ा मकान। ग्लोबल पे राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग, माइंडसेट ऑफ लिविंग इन रिलेशनशिप,
फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, रेस्ट ऑफ नेचर, जो ये सारी चीज है, नीड ऑफ बॉडी लोकल है और नीड ऑफ सेल्फ ग्लोबल है। देख ले स्लाइड को। इस पूरे चर्चा का मूल बिंदु मुझे सुविधाएं चाहिए, सुविधाएं सीमित मात्रा में चाहिए। मुझे शरीर मान के नहीं जीना है। जहां मेरी आवश्यकता अधिक लगे, शरीर की आवश्यकता लगे, जब जब हम अपने को शरीर मान के जिएंगे तो हम खुद इस मानवीय परंपरा के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते रहेंगे आपसे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।